नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री और आज पुनः एक बार दोबारा हम आदरणीय डॉक्टर जसवंत सिंह जी के पास पहुंचे हैं, जो कि फाउंडर सदस्य हैं ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के। तो डॉक्टर साहब, आपका पुनः एक बार हमारी इस विचार मंथन पेज और विचार मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आज एक विशेष प्रयोजन के साथ ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि ये ईएसआई कार्ड स्कीम है क्या? आप हमारे दर्शकों को इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो उनको सहूलियत होगी। जी सर। ये स्कीम की शुरुआत हुई थी 1948 जी जी। जब देश आजाद हुआ जी। तो क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे जी। तो अंग्रेजों ने अपने देश में एक बहुत अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य की हुई जी, जिसको कहा जाता है नेशनल हेल्थ स्कीम। नेशनल हेल्थ स्कीम, जहाँ पे हर मरीज को डॉक्टर के पास जाकर के फ्री इलाज मिलता है जी, और वही आगे रेफर करता है उसको इलाज के लिए। जी। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी जी, उनका विचार था कि हिंदुस्तान भी हम ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पे करें। जी। लेकिन देश नया नया आजाद हुआ था तो अंग्रेजों के पास तो दुनिया भर से चुराए हुए साधन थे, तो उन्होंने ये स्कीम वहाँ पे फ्री लागू की। जी। वहाँ कोई आज के दिन भी इंग्लैंड में कोई भी मरीज अपनी जेब से पैसा नहीं देता जी, हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। जी। तो नेहरू जी ने हिंदुस्तान में इस स्कीम को पेड स्कीम करके शुरू किया। अच्छा अच्छा। कि भाई यहाँ पे हम मजदूर से और मालिक से पैसा लेंगे और उससे स्कीम चलाएंगे। जी जी। साधनों को पूरा करने के लिए। जी। और नेहरू जी सबसे पहले इस स्कीम के मेंबर बने। अच्छा अच्छा। उन्होंने खुद को कहा कि मेरा नाम सबसे पहले इस स्कीम में एनरोल किया है। तो प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया के रेजिडेंस के नाम से पहला जो कार्ड इशू हुआ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम इशू जी, जिससे वो उन्होंने कहा कि इससे ऑनरशिप स्कीम की कि ये सब लोग इस स्कीम को स्वीकार करें। जब मैं स्वीकार कर रहा हूँ तो सारा देश उसको स्वीकार करे। जी। ये इसकी शुरुआती मतलब क्षण थे इसके। जी। और सबसे पहले कानपुर में 1952 में पहला ईएसआई डिस्पेंसरी और ईएसआई संस्था शुरू। जी सर। तो सर, मैं ये इसमें पूछना चाहूंगा कि इससे हमारे हजारों जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, खासकर उनको बहुत सुविधा होगी कि इसमें सदस्यता जो होती है उसको कैसे लिया जाए या वो किस तरह से अपना ईएसआई कार्ड बनवाए। जी। स्कीम चलती है मालिक और मजदूर के द्वारा। सबसे पहले जब भी कोई फैक्ट्री स्टार्ट होती है जी, तो उसका जो एम्प्लॉयर जो होता है, उसका जो मालिक होता है वो अपने आप को ईएसआई में रजिस्टर करता है। जी। एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन उसको कहा जाता है। जी जी। तो उसको एम्प्लॉयर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जब वो रजिस्टर हो जाता है तो वो अपने जो भी उसकी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं जिनकी तनख्वाह 21,000 रुपए से कम है उन सबको वो ईएसआई स्कीम में रजिस्टर करता है। जी। जो नौकरी छोड़ जाते हैं उनका वो स्कीम में से नाम निकाल देता है। नया जब भी कोई वर्कर उसके वहां पे काम करने के लिए शुरू आता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि जैसे ही वो फैक्ट्री के अंदर पैर रखे और वो काम चालू करे, काम चालू करने से पहले उसका ईएसआई कार्ड बन जाना चाहिए, जिससे कि उसके साथ कोई भी दुर्घटना फैक्ट्री में अगर होती है तो उसको लाभ उसको। जी। तो इस वजह से मेन जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फैक्ट्री के अंदर मालिक इसका रजिस्ट्रेशन करता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और उसके खुद की और उसके परिवार की डिटेल जो उस पर डिपेंडेंट है जी जी, उनका नाम वो मतलब स्कीम में कार्ड के अंदर डालता है और फिर वो ईएसआई की वेबसाइट के ऊपर पूरा परिवार का खाता उसमें दिखाई देने लगा। इसका क्या कोई पोर्टल वगैरह बना हुआ है ESIC.in के नाम से, ESIC.in, जिसपे रजिस्ट्रेशन होता है एम्प्लॉयर का भी और तो इसको तो कोई आज तो घर से भी कर सकता है कोई नहीं, इसमें जब तक एम्प्लॉयर का आईडी उसके पास नहीं है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर को ही दिया गया है और कोई खुद के लेवल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। कोई भी मजदूर खुद रजिस्टर नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। उसको एम्प्लॉयर ने ही, क्योंकि तनख्वाह जो ये सही में पैसा जमा कराने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है, तो वो मजदूर के पैसे काटेगा और अपना हिस्सा मिला करके उसको जमा कराएगा। तो इसलिए ये स्कीम एम्प्लॉयर के थ्रू चलती है। जी जी, फायदा एम्प्लॉय को होता है
और जो है जो मजदूर को फायदा होता है, लेकिन स्कीम को एम्प्लॉयर शुरू करता है। तो यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आगे आ रहा था कि ईएसआई स्कीम आखिर रन कैसे होती है, कैसे ये आगे बढ़ती है? तो इसके लिए अभी आज के दिन 4% उसकी तनख्वाह का हर महीने ईएसआई में जमा होता है। मान लीजिए कोई 100 रुपए कमाता है तो उसके 4 रुपए जो है जमा हो गए। जी जी। 1000 रुपए कमाएगा तो 40 रुपए जमा होगा, तो उतना ही। 10,000 रुपए महीने कमाएगा तो 400 रुपए जमा, उतना ही एम्प्लॉयर की तरफ से? नहीं, इसे टोटल अच्छा, टोटल होगा साहब। टोटल ये है, इसमें 325 रुपया एम्प्लॉयर की तरफ से होगी जी जी, और 75 रुपए एम्प्लॉय की तरफ से, टोटल मिला के 400 रुपए। इस तरह से अगर 10,000 उसकी तनख्वाह है, तो इसकी आमदनी और खर्च कैसे मतलब बैलेंस होते हैं? ये अभी तक भी हर सालों साल हम जो ईएसआई स्कीम को देख रहे हैं, 10 से 12 हजार करोड़ रुपया सालाना ईएसआई को बचत हो। 10 से 12 हजार करोड़ जो वो पैसा मतलब कमाते हैं, मतलब 32,000 करोड़, 33,000 करोड़ खर्चा हो रहा है, 20,000 करोड़, 21,000 करोड़ और 10-12 हजार करोड़ रुपया। तो वो जो बच रहा है वो कहाँ यूज हो रहा है? ईएसआई के खाते में ही जमा है। करीब 2 लाख करोड़ का ऐसा जमा हो चुका है ईएसआई के पास। तो सरकार के उसमें एक तरह सरकार के नहीं, ईएसआई के अपने पास। ओके। ईएसआई उसको बैंकों में रखती है, सरकार उससे लोन लेती है और उस पर ब्याज लेती है। तो उससे बिल्डिंग्स बनाना और हाँ, ये सभी कार्यों के लिए वही पैसा खर्च होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी उसी फंड से बना था। अच्छा अच्छा। इसमें राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का कोई इसमें हिस्सा नहीं है। मतलब ये तो ये समझा कि मजदूरों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा पैसे से बना हुआ है, ये पैसे से बना हुआ है। तो आगे अगर हम बात करें सर कि ईएसआई स्कीम के जो काम किस तरह से वो कार्य कर रही है, कैसे ईएसआई स्कीम में ये तो पैसा जमा करने का एक तरीका हो गया कि ईएसआई के पास पैसा आ गया जी। अब दूसरा ईएसआई का है जो ईएसआई बेनिफिट देती है जी। ईएसआई में 2 तरह के बेनिफिट है। एक है ट्रीटमेंट का बेनिफिट, खुद का और उसके परिवार का इलाज हो रहा है और कंप्लीट इलाज है, इसमें कोई किसी तरह की छूट नहीं कि भी ये इलाज नहीं होगा, ये नहीं करेंगे। मतलब सारे टोटली कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज उसको वहां इलाज होगा, चाहे कैंसर का हो, चाहे हार्ट की बीमारी का हो, कोई इसमें लिमिट नहीं जी जी कि भाई 2 करोड़ खर्च होगा तो 2 करोड़ भी खर्च हो सकता है एक मजदूर के इलाज के। जी जी। कई ऐसे मजदूर हैं जिनको 20 लाख रुपया महीने की दवाई लग रही है। अच्छा। जो उनको ईएसआई से मिल रही है। अच्छा, तो आपके सामने तो बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो रेगुलर, जिनको जो क्रॉनिक ऐसे रेयर डिजीज हैं, कई बच्चों में ऐसी बीमारियां हैं कि वो जिंदा नहीं रह सकते बगैर दवाई के, जो कि 20 लाख मतलब 25 लाख की दवाई हर महीने लगती है, वो दवाई उनको मिलती है। तो ये किस, अगर हम पूछे भाई कितनी सैलरी तक के पर्सन इसमें आ सकते हैं? इसमें जो 21,000 रुपया प्रति माह की जो सैलरी है, अच्छा, बेसिक प्लस डीए मिला करके 21,000 रुपया अगर है वो ईएसआई में कवर्ड रहेगा। जैसे ही वो 21,000 के ऊपर जाएगा तो वो स्कीम से बाहर हो जाएगा। स्कीम से बाहर हो जाएगा। तो अगर डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत सारे अब तक जो मतलब आपके थ्रू जो पता चल रहा है हमें, तो ये तो एक बहुत बेनिफिशियरी, हाँ, बहुत ही एक सामाजिक सुरक्षा है। हाँ जी, हाँ जी। और इसका एक असली जो मुद्दा और था जो जिससे इस स्कीम को बल मिला जी, कि फैक्ट्री के अंदर किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर उस मजदूर को चोट लगने पे जो टेम्परेरी, जिसे मतलब वो अनफिट होता था, प्रॉब्लम होती है कुछ, पूरी तनख्वाह उसको ईएसआई की तरफ से दी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को तनख्वाह के बराबर पेंशन दी जाती है, लाइफ लॉन्ग। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट जी जी जी। तीसरा, जब मजदूर बीमार पड़ता है उस बीमारी के दौरान उसको मालिक तनख्वाह नहीं देता। अच्छा। उसको ईएसआई तनख्वाह देती। अगर उसने कार्ड बनवाया, कार्ड बनवा करके अगर वो पूरा नियम से चल रहा है और वो ईएसआई के थ्रू उसका इलाज चल रहा है, तो उसको रेस्ट जो एडवाइज होगा, उस रेस्ट पे उसका मालिक तो उसको सिक मार्क कर देगा और तनख्वाह नहीं बनाएगा। ईएसआई उसकी तनख्वाह बनाएगा, मतलब इलाज भी करेगा और उसकी तनख्वाह भी बनाएगा और तनख्वाह बना करके उसके अकाउंट में शिफ्ट कर देगा। ये तो ये समझो कि भाई अगर कोई व्यक्ति इससे अछूता है तो बहुत नुकसान है। हाँ, ये बहुत ही मतलब हम सभी लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी संस्थान में जहाँ 10 से ज्यादा आदमी काम करते हैं, उन पे ईएसआई लागू हो।
होनी चाहिए। नहीं है। अच्छा, अच्छा। ESI नियम है कि जहां भी 10 आदमी काम करते हैं वहां ESI लागू। बाद में चाहे वो 10 से कम भी हो जाए तब भी लागू रहेगी। तो आपके नजरिए से और क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं इस अपने कार्ड की? इसके अलावा इस कार्ड से जो एक नया जो मतलब शुरू हुआ है, एक और बेनिफिट है जो जिसके बारे में कि जो महिला मतलब इसमें कर्मचारी जो होते हैं उनका मैटरनिटी बेनिफिट, अच्छा, वो भी ESI के थ्रू दिया जाता है। जब भी मैटरनिटी बेनिफिट में हो जाएगी तो एम्प्लॉयर को कुछ नहीं देना उसको। अच्छा, एम्प्लॉयर ने तो 3.25% उसका दे दिया, जो उसी से सारा दिया जा रहा है, रेगुलर दिया जा रहा है। उसके आधार पे उसको ना तो उसको किसी एक्सीडेंट लगने पे कुछ पैसा देना, ना चोट लगने पे उसका कुछ करना, ना इलाज करवाना। वो तो एक मुश्त अपना हर महीने लेकर के वो दे रहा है, चिंताओं से मुक्त है। और तीसरा जो अभी नया शुरू हुआ है कि इन मजदूरों के बच्चों को MBBS, BDS, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलना इनको शुरू हुआ है। अच्छा, हाँ, और उनको छूट है एक तरह से, अलग सीट है उनकी। ओके। मजदूरों के बच्चों की, जैसे आज के दिन हमारे 8 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं जी, तो उन 8 मेडिकल कॉलेज में करीब 300 सीट मजदूरों के बच्चों की है। तो बच्चे मतलब कोई भी जो भी ESI के कवर्ड है उनके बच्चे अगर नीट को जो पास करते हैं तो उनकी अलग मेरिट बनेगी। अच्छा, अच्छा। तो उसमें कम मेरिट में भी उनका दाखिला होगा। मतलब ये तो बहुत एक तरह से जी सोने पे सुहागा होगा उनके लिए। उसी आधार पे फिर नर्सिंग में दाखिला हो रहा है। उसी आधार पे जो पैरामेडिकल कोर्स है, लैब टेक्नीशियन का है, रेडियोग्राफर का है, और हाई लेवल का BSc लेवल का कोर्स है, छोटा कोर्स नहीं है। तो वो सब चीजों पे उनको मतलब फायदा इसका हो रहा है। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपके सामने तो बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे जिनको ये सब बातें पता ही नहीं होंगी। नहीं, बहुत लोगों को जब ये मेडिकल कॉलेज चालू हुआ था तो हम लोगों को बताई गई सेमिनार, और हमने एक वहां पे बोर्ड भी लगवाया हुआ था कि आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाएं। जी जी जी। तो हमसे बहुत लोग वहां पे पूछते थे इंक्वायरी पे जाकर के कि भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अब उनको बताते थे कि भाई आपके बच्चों को इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकता है अगर वो अच्छे नंबर ला करके पढ़ाई करे और इस नीट के एग्जाम को क्लियर करे और अपनी मेरिट में पोजीशन ले। जी जी जी। तो उससे काफी फरीदाबाद से बहुत बच्चों को इसका फायदा मिला है। और ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। फरीदाबाद को एक और भी फायदा हुआ है कि जो मजदूरों के बच्चे नहीं भी हैं, क्योंकि आधी सीटें हरियाणा गवर्नमेंट की हैं। फरीदाबाद की क्या, जहां भी हमारे देश में है उस क्षेत्र के सभी लोगों को फायदा हुआ। हरियाणा में फरीदाबाद पूरे जो हरियाणा में 50% सीटें हरियाणा सरकार भरती है। अच्छा अच्छा, मतलब 35% ESI भरता है, 15% सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है और 50% सीटें हरियाणा गवर्नमेंट। जी जी। बल्कि जब पहला बैच हमारे यहाँ पे आया था जी तो सभी काउंसलिंग खत्म हो चुकी थी, केवल हरियाणा की काउंसलिंग बची थी। जी। तो उस साल 3 तो मजदूरों के बच्चों ने दाखिला लिया। अच्छा। 100 सीटों में से, और 97 हरियाणा के बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका मिला जिनके मौके खत्म हो चुके। अच्छा अच्छा अच्छा। हरियाणा सरकार ने उनको कह दिया था लास्ट काउंसलिंग रह गई है, सीट कोई बची नहीं। तो सब घरों में शांति से परेशान होकर बैठे थे कि एक आध कोई सीट खाली होगी तो एक आध आ जाएगा। जी। सडनली हमने उनको जाके बताया जी 97 सीटें और आ गई हैं। अच्छा। आप 97 और बच्चों को बुला लीजिए। तो ये ESI के थ्रू आई कैसे? मतलब ये जो ESI ने सीटें चालू कराई। अच्छा। वो हरियाणा सरकार को फिर हमने बताया कि 97 सीटें अब और कोई रास्ता नहीं है, आपके हाथ में है। आप हरियाणा सरकार जो हरियाणा देना चाहे बच्चों को, तो वो उन्होंने 97 बच्चों को दाखिला हमारे यहाँ हर साल 50%। अब तो ESI के बच्चे सब आ जाते हैं, पूरी सीटें जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जागरूकता बढ़ गई। लेकिन पहले बैच में 97 बच्चों को हरियाणा में डॉक्टर बनने का मौका मिला जो वैसे उनकी जिंदगी में नहीं था। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत सारे बेनिफिट हमने देखे जो आपने बताए और आपने अनुभव किया, वो सारा बताया आपने। लेकिन अब आती है समस्या की